अ सी ऑफ फॉलिएज, दिस इज़ अ पोएम और ये लिखा है तोरू दत्त ने। तो उस पोएम को समझने से भी पहले हम यहाँ पर कुछ इमेजेस देख लेते हैं, बिकॉज ये जो पोएम है, इस पोएम में इस इमेजेस के थ्रू जो दिखाया गया है वही इस चैप्टर में हमें मिलेगा। फर्स्ट वन इज, ये किस चीज़ का पेड़ दिख रहा है, दिस इज पाम ट्री, खजूर का पेड़ है। और सेकंड वन इज सिमल्स, ये एक कॉटन टाइप का जो होता है, इसमें रेड फ्लावर्स पहले लगते हैं इस ट्री में और उसके बाद उसमें से कॉटन जैसा कुछ निकलता है, तो इसको सिमल्स ट्री भी बोलते हैं। थर्ड वन इज़ द टैमरिन ट्री, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि ये इमली का पेड़ है, लाइट ग्रीन इसका कलर है। एंड द फोर्थ वन इज़, ये वाइट लोटस है जो कि कीचड़ में पानी में पाया जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज़ द बैम्बू ट्री, ये क्या है, बैम्बू ट्री है। एंड द सिक्स्थ वन इज़ मैंगो, ये मैंगोज का एक क्लम्प है, एक ग्रुप है यहाँ पर। When we will read the poem, we come to know that all these things are described in the poem in a very beautiful manner. But before starting the poem, let me tell you that first 3 videos of this book, Wind Chimes, is on YouTube. I will provide the link. मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी. You can go and check the videos. The first chapter is hide and seek, second chapter is the surprise party and the third one is the meeting pool. उन सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस है, गो एंड चेक द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम आरती शर्मा, लेट अस बिगिन द पोएम। ये तोरू दत्त की इमेज है, इन्होंने इस पोएम को लिखा है अ सी ऑफ फॉइलेज। इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा है, 1856 से 1877। इट मीन्स दैट वो सिर्फ 21 ईयर्स के लिए थी इस दुनिया में। Her lifespan is very short. She was an Indian poet of the 19th century Bengali Renaissance. Bengali Renaissance means एक ऐसा टाइम जब बंगाली राइटर्स का ट्रेंड आया था। इट मीन्स दैट बहुत सारे राइटर्स सामने आ रहे थे, तो वो 19th सेंचुरी की बंगाली रिनासेंस ग्रुप की एक इंडियन वुमेन पोइट है। शी लेफ्ट बिहाइंड एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ प्रोज एंड पोएट्री। उन्होंने बहुत सारे कलेक्शंस लिखे हैं प्रोज एंड पोएट्री के, एक अच्छा खासा कलेक्शन है उनका। Her poetry comprises a sieve gleaned in French fields consisting of a translation of French poetry into English. उनका ये जो कलेक्शन है A sieve gleaned in French fields, ये कलेक्शन एक्चुअली में इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है फ्रेंच पोइट्री से लेकर इस। एंड एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान विच कंप्लाइज हर ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशंस फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर। एंड एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये जो कलेक्शन है पोएम्स का, इसमें इन्होंने संस्कृत लिटरेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट लिया है और उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में चेंज करके पोएम लिखा है और इस कलेक्शन का नाम है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। If we see the poem properly, we will find that the poem is actually divided in 2 different parts. ये पूरी poem 2 parts में divided है। In the first part there are the 8 lines. अगर हम देखें काउंट करें तो then 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 लाइन्स में ये फर्स्ट स्टैंजा डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। एंड लास्ट के 6 लाइन्स 1 2 3 4 5 6, इस 6 लाइन को हम लोग बोलते हैं सिक्सटेट। So this type of poem which is divided in 2 parts, the first part is called octet and the second part is called sextet, and this type of poem is called sonnet. इस टाइप के पोएम को हम लोग sonnet बोलते हैं। For starting the poem, let us know a brief summary of the poem. इस पोएम में तोरू दत्त ने अपने एक फैमिली गार्डन को सी से कंपेयर किया है। She keeps comparing her family garden to the sea and she is saying that sea is somewhere very monotonous, मेलंकली, बहुत डल है, उदास है, बट इनका जो गार्डन है इट्स वेरी वेरी कलरफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज सी का तो एक ही कलर है लेकिन इनके गार्डन में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स है, बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं। अ सी ऑफ फॉलिएज गर्ड्स आवर गार्डन राउंड बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेराइड ग्रीन। गर्ड्स मीन्स होता है सराउंडिंग, चारों तरफ से घेरे हुए रहना, एंड फॉलिएज मीन्स ग्रीनरी लश, चारों तरफ जब एकदम हरियाली रहती है तो उसे बोलते हैं फॉलिएज, ग्रीनरी। तो इनका कहना है कि हमारा ये जो गार्डन है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, सराउंडिंग किया हुआ है, किससे, फॉलिएज से। चारों तरफ इस गार्डन पर जितनी दूर तक नज़र जा रही है चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन।
and she is comparing her garden with the sea. She has indicated this garden as the sea of foliage. वो अपने गार्डन को बोल रही है कि ये एक सी ऑफ फॉइलेज, एंड सी इज अगेन सेइंग दैट ये सी के जैसे डल नहीं है. सी इज सेइंग दैट द सी इज डल बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कलर, ब्लू या फिर लाइट ग्रीन. बट इनके गार्डन में बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं ग्रीन के, और भी बहुत सारा कंट्रास्ट है, इसीलिए अपने गार्डन को डल नहीं बताती है सी के जैसे. अ सी ऑफ फॉलिएज गर्ड्स आवर गार्डन राउंड बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन. First two lines means that she is comparing her garden with a sea. She is saying that her garden is actually the sea of garden, but it is not dull as the sea. It has the different colors. It has the different charms of the green color. Now what the next two lines are saying, sharp contrast of all colors here are seen. वो बोलती है कि मेरा जो गार्डन है इसमें शार्प कंट्रास्ट ऑफ ऑल कलर्स हेयर आर सीन. यहाँ पर आपको हर कलर्स के शार्प कंट्रास्ट मिलेंगे, ऑपोजिट कलर्स मिलेंगे यहाँ पर आपको. द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिंड्स अबाउंड. टैमरिंड्स का कैसा कलर होता है? टैमरिंड्स मीन्स कच्ची इमली, तो उसका कैसा कलर है? लाइट ग्रीन है, जो कि बहुत ग्रेसफुल है. इट इज़ लुकिंग वेरी चार्म. अबाउंड मीन्स इन लार्ज नंबर. तो लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिंड्स अबाउंड, मतलब यहाँ पर टैमरिंड्स जो है वो लाइट ग्रीन के हैं और वो बहुत अमाउंट में है, बहुत यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी है उनकी. एमिड द मैंगो क्लम्स ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड. और इन सारे लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिंड्स के बीच में, एमिड मीन्स इन द मिडेस्ट ऑफ मैंगो क्लम्स. मैंगो क्लम्स मीन्स मैंगो का गुच्छा, बहुत सारे मैंगो ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड. इन मैंगो का कैसा कलर है? ग्रीन कलर है. एंड प्रोफाउंड मीन्स डार्क, जो बहुत डार्क होता है. इट मीन्स दैट शी इज सेइंग इन दीज टू लाइन्स दैट यहाँ पर टैमरिंड्स है लाइट ग्रीन कलर की, जो कि बहुत सारी मात्रा में है, और इनके बीच में मैंगो के बहुत सारे ग्रुप्स है, और उन मैंगो के ग्रुप्स का कलर कैसा है? दे आर द प्रोफाउंड ग्रीन. इट मीन्स दैट दे आर द डीप ग्रीन. वॉट द रेस्ट थ्री लाइन्स आर सेइंग, and palms arise like pillars grey between. and palms arise, और इनके बीच में palms means ताड़, ताड़ का गांच. and palms arise, इनके बीच में से ताड़ के गांच ऐसे निकलते हैं like pillars, ऐसा लगता है जैसे कि वो pillars हो. grey between, palm के ट्री का कलर्स कैसा होता है? ग्रे होता है. यहाँ पे इमेज भी शो हो रही है, इस इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पे इमेज है, ये ताड़ का गांच है, और यहाँ पर इसका जो कलर है पार्ट का वो है ग्रे कलर. तो इन सब के मैंगो के और टैमरिंड्स के बीच में से पाम ट्री निकलता है, और वो ऐसा लगता है मानो कि कोई पिलर हो. एंड ओवर द क्वाइट पूल्स एंड सिमल्स लीन रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड. जो पूल्स है वो बहुत शांत है, पानी नीचे बहुत शांत है. एंड सिमल्स लीन, और इनके ऊपर वो सिमल्स का जो ट्री है वो लीन किया हुआ है, झुके हुए है. एंड रेड, और उनके ऊपर जो फ्लावर है रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड, और ऐसा लगता है जैसे कि वो एक ट्रम्पेट है. वो रेड जो फ्लावर है इनके ऊपर ऐसा लगता है जैसे वो ट्रम्पेट है. ट्रम्पेट क्या है? ट्रम्पेट इज़ अ टाइप ऑफ हार्प, जो कि म्यूज़िक सिस्टम में यूज़ किया जाता है, उसको ट्रम्पेट बोलते हैं. सो इन फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ दिस पोएम द पोएटेस सेज दैट उनका जो गार्डन है वो एकदम सी जैसे बड़ा है, बहुत वास्ट है, जस्ट लाइक सी, बट इट इज़ नॉट डल एज अ सी इज़, बिकॉज इसमें बहुत सारे कलर्स है, ग्रीन कलर्स के भी वेराइटीज़ है. अगेन सी कीप्स सेइंग्स दैट इट हैज़ डिफरेंट कंट्रास्ट ऑफ द कलर्स. इट हैज़ द graceful light green tamarinds that is in huge amount, and after that it has the mango clumps of green profound color. इसमें मैंगो भी है बहुत डार्क कलर के. एंड देयर आर द पाम्स ट्री एंड दैट इज़ ऑफ द ग्रे कलर. इट मीन्स दैट इसमें बहुत सारे कंट्रास्ट है. इट इज़ नॉट मोनोटोनस, ये बहुत शांत सा, बहुत डल सा नहीं लगता है. इट हैज़ वेरी अट्रैक्टिव चार्म. सी इज सेइंग दैट येस ऑल दीज थिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुल दैट वी हैव मेंशन्ड इन द ऑक्टेट पैरा. ऊपर के जो पैरे में हम लोगों ने डिस्कस किया वो भी बहुत अच्छा है. बट नथिंग कैन बी लवलियर दैन द रेंजेस ऑफ बैम्बूज टू द ईस्ट वर्ड. ईस्ट वर्ड में बैम्बूज के जो रेंजेस हैं, जो लाइन से बैम्बू ट्री लगे हुए हैं, उनसे ज़्यादा लवलियर तो कुछ लगता ही नहीं है. व्हेन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स, उन बैम्बू ट्रीज़ के बीच में जो गैप्स है उनके बीच में से जब मून देखता है,
हेयर दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन बिकॉज हेयर मून इज ट्रीटेड एज अ पर्सन। इसमें ऐसा बोला गया है व्हेन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब किसी चीज़ को या फिर किसी सन मून और अर्थ को हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उसमें जैसे वो एक पर्सन हो, तो उसको बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। व्हेन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स, जब मून उन सारे बैम्बू ट्री के गैप से देखता है, एंड द वाइट लोटस चेंजेस इनटू अ कप ऑफ सिल्वर, उस समय वो जो वाइट लोटस है, ये देखिए यहाँ पर इमेज भी है वाइट लोटस का, ये वाइट लोटस उस मून की लाइट में ऐसा लगता है जैसे एक सिल्वर कप हो। टिल हेयर the poetess is saying that nothing can be lovelier than the bamboos of the eastward, that it means that the ranges that are occurring in the eastward of her garden is really very lovely, and when the moon looks through their gaps, जब मून उनके गैप्स में से देखता है तब वो वाइट लोटस ऐसा लगता है जैसे कि ये एक कप ऑफ सिल्वर हो, सिल्वर का एक कप, चांदी के कटोरे जैसा या चांदी के कप जैसा दिखता है। वन माइट swoon drunken with beauty then, or gaze and gaze on a primeval Eden in amaze। तो इस लाइंस को समझने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ swoon? swoon मीन्स होता है फील डिजी, जब आप बहुत डिजी फील करते हो, अ टाइप ऑफ एडिक्शन, नशा जैसा हो जाए। और गेज गेज मीन्स होता है एक टक देखते रहना किसी को। ऑन अ प्रीमिवल ईडन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीमिवल ईडन? प्रीमिवल ईडन एक बहुत बाइबल में एक बहुत प्रचलित स्टोरी है, और इसमें ऐसा होता है कि एक गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन, और इसमें ईश्वर ने, जीसस ने फर्स्ट टाइम इस दुनिया के पहले मैन एंड वुमेन को उतारा था, तो उस गार्डन को बोला जाता था प्रीमिवल ईडन। सो द पोएटिस इज सेइंग कि हम, मेरा जो गार्डन है वो उतना ही सुंदर है जितना प्रीमिवल ईडन का गार्डन हुआ करता था, और इसकी ब्यूटी ऐसी है दैट वन कैन swoon, ऐसा लगे जैसे कि वो फील डिजी, जैसे वो नशे में है। किस चीज़ का नशा? इसकी ब्यूटी का नशा। इस गार्डन ये इतना ब्यूटीफुल है कि इसका नशा जैसा हो जाएगा। एंड इफ़ अ पर्सन सी इट देन ही विल कंटिन्यूअसली गेज इट, अगर कोई पर्सन इसकी खूबसूरती को देखना शुरू कर दे, इस गार्डन की खूबसूरती को, देन ही विल कंटिन्यूअसली गेज इट एंड अगेन गेज इट एंड गेज इट, वो सिर्फ इसको देखता ही रह जाएगा। इन अमेज, वो सरप्राइज में देखता रह जाएगा। सो दिस इज़ द पोएम डिक्टेटेड बाय तोरू दत्त। इन्होंने बहुत अच्छे से इस पोएम को डिस्क्राइब किया है। वी हैव अ लाइव पिक्चर ऑफ हर गार्डन जस्ट थ्रू हर वर्ड्स, उनके वर्ड्स के थ्रू ही हम उनके गार्डन को इतने अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। And her lifespan was very, and it is also unfortunate that until she was alive she did not get too much name and fame, because इनके मरने के कोई 100 साल बाद इनकी पोएट्रीज वगैरह बहुत फेमस हुई, सब इनके पोएट्रीज को समझने लगे। सो दिस वॉज द पोएम। लेट अस मीट विद द न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम। प्लीज डोंट फॉरगेट टू give like because it really encourages me. Thank you so much.